अभी कुछ ही दिनों पहले शंकर शर्मा, जो कि काफी बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। The solution is either organically mutual fund inflows stop or come down or you make them come down. अब इसमें वो कहते हैं कि आपको एसआईपी आपकी बंद कर देनी चाहिए, आपको अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देनी चाहिए और मार्केट को आप सिंपली गिरने दो। अब इस पर अलग अलग रिएक्शन से लोगों के, जिसके हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ ही दिनों बाद एम्फी का मई मंथ का ये डेटा आता है और पता चलता है कि इन्वेस्टर तो शंकर शर्मा से भी एक स्टेप आगे निकल गए हैं, क्योंकि एम्फी का मई मंथ का डेटा ये बताता है कि म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो मई महीने में 40% क्रैश हुआ है मंथ ऑन मंथ। यानी अप्रैल मंथ में इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो 38,440 करोड़ था, जो मात्र एक महीने में गिरकर लगभग 22,000 करोड़ पर आ गया है। और ये सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात है। डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का अगर आप डेटा देखोगे तो आप काफी डर जाएंगे। अब शंकर शर्मा का जब ये स्टेटमेंट आया और एम्फी का डेटा आया तो हमने सोचा कि चलो इसकी डिटेल में जाके देखते हैं कि लोग एग्जैक्टली किस तरह से मार्केट में बिहेव कर रहे हैं और शंकर शर्मा एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप ईयर एसआईपी के साथ शंकर शर्मा दो चीजें कहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि इंडियन मार्केट हॉन्टेड हवेली बन चुका है। शंकर शर्मा कहते हैं कि मैं 40 कंट्रीज में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें कई सारी इमर्जिंग कंट्रीज भी है। अब इंडिया भी एक इमर्जिंग कंट्री है, तो इंडियन मार्केट को यूएस से कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर होगा। तो यूएस मार्केट में बहुत तेजी फिलहाल चल रही है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है। पिछले एक साल में करीब 35% के रिटर्न्स वहां पर देखने मिले। वहीं पर इंडियन मार्केट देखा जाए तो पिछले 2 साल से बिल्कुल फ्लैट है। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यूएस छोड़ दो, आप इमर्जिंग मार्केट से अगर इसे कंपेयर करोगे तो वहां पर भी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। लगभग सारी इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एक ऐसा मार्केट है जो 1-2 और कंट्रीज उसके साथ में है, जैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी खराब मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि रीजन चाहे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी पार्टी मिस कर रहा है और मैं इसलिए इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो लोगों ने एक्चुअली शंकर शर्मा का ये स्टेटमेंट आने से पहले ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि फ्रेश एसआईपी का जो रजिस्ट्रेशन है फिलहाल वो 3 साल के लो पर चल रहा है और एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो वो 100% के ऊपर चला गया है। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो शंकर शर्मा का पहला पॉइंट ये है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो होता यह है कि जो एफआईआईज हैं उन्हें ईजी एग्जिट मिल जाती है। ईजी एग्जिट कैसे कि उनको खरीदने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। शंकर शर्मा कहते हैं कि जब मैं अपनी इंस्टीट्यूशनल कंपनी चला रहा था तब अगर किसी एफआईआई को अपने शेयर्स बेचने होते थे तो उसे फिर कोई दूसरा एफआईआई ढूंढना पड़ता था। कोई यूएस का इन्वेस्टर है तो उसे यूएस का ही किसी और इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता था बेचने के लिए, क्योंकि इंडिया में जल्दी कोई बायर नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं मार्केट में तो ईजी एग्जिट मिल रही है, तो इसीलिए उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनको एग्जिट नहीं मिलेगी। और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि एफआईआईज को अगर इंडिया में रिटर्न्स मिल ही नहीं रहे हैं तो आने वाले टाइम में भी ये निकल ही जाएंगे। इनके $100 ऑफ बिलियन अभी भी मार्केट में है, वो उसके लिए एग्जिट ढूंढ रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स अगर फटाफट यहाँ पर खरीदते रहेंगे तो उन्हें फिर अगेन ईजी एग्जिट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो शायद शंकर शर्मा से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर रिसेंट डेटा आप देखो तो देखिए एम्फी की वेबसाइट पर मंथली डेटा आता है म्यूचुअल फंड बाइंग सेलिंग का। उस डेटा को आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो है पिछले एक महीने में 40% वो डाउन है, क्रैश हो गया है 40% से। तो सबसे पहले मैं डेटा की बात करता हूँ। इस पर आपको इक्विटी का सेक्शन दिखेगा। ये जो कॉलम है ये इन्फ्लो का कॉलम है। इस महीने कितना इन्फ्लो आया, ध्यान रखिए ये डेटा है ओवरऑल इन्फ्लो का। अब म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो 2 तरीके से आता है, या तो आप एसआईपी करते हो या फिर आप लमसम यानी एक साथ ही पैसा इन्वेस्ट करते हो। 2 ऑप्शंस यहाँ पर है। और जो दूसरा कॉलम है वो आउटफ्लो का है, यानी हर महीने कितना फंड लोगों ने सेल किया। और तीसरा कॉलम है नेट इनफ्लो आउटफ्लो का, यानी नेट कितना पैसा मार्केट में आया या फिर मार्केट से बाहर गया। अब यहाँ पर आप डेटा देखोगे तो मई के महीने में जो इन्फ्लो था वो था 57,603 करोड़ का, यानी इतना इन्फ्लो आया म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए और लमसम के जरिए। अब इसके बाद जो आउटफ्लो का डेटा है वो है 34,696 करोड़ का। इतना माल लोगों ने म्यूचुअल फंड के जरिए बेचा है। अब नेट इन्फ्लो देखेंगे तो वो है 22,907 करोड़ का, यानी नेट इतना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में आया। अब अप्रैल मंथ का आप नेट इन्फ्लो देखेंगे तो वो था 38,440 करोड़ का। और मार्च महीने में अगर आप देखेंगे तो डेटा और भी शॉकिंग है, तब तो वो 40,450 करोड़ का था। यानी एक चीज तो क्लियरली समझ आ रही है कि हालत हर महीने खराब होती जा रही है। तो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड आप नेट इन्फ्लो में इक्विटी म्यूचुअल फंड में देख सकते हो। अब एक और डेटा है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री
इस चीज़ की वजह से तकलीफ में आ सकती है। अब देखिए, अभी जो हमने बात की वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सारे आपके आ गए। अब अगर हम यहाँ पर ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें डेट म्यूचुअल फंड आते हैं, इक्विटी भी आता है, हाइब्रिड आता है, ETF आ गए, रिटायरमेंट आ गए, सब आ गए, तो इन सब की अगर बात करें तो ओवरऑल अप्रैल मंथ में म्यूचुअल फंड के जरिए जो नेट इनफ्लो था वो था 3.2 लाख करोड़ का। ये नंबर आप याद रखिए, क्योंकि जो मई मंथ का डेटा है वो बड़ा शॉकिंग है। यहाँ पर चीज़ें प्लस में नहीं सीधा माइनस में चली गई, और माइनस में कितनी, तो 64,000 करोड़ रुपीज़, यानी हम 3.2 लाख करोड़ के नेट इनफ्लो से सीधा नेगेटिव में चले गए। नोबडी हाईलाइटेड दिस थिंग इन इंडिया। तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत बड़ा आउटफ्लो यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें डेट म्यूचुअल फंड है, वहाँ से खतरनाक पैसा निकल रहा है। तो शंकर शर्मा का जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में FII बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में आएंगे ही नहीं। तो उनका ये कहना है कि देखिए, इंडियन मार्केट 7% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है और इंडियन करेंसी 3 से 4% हर साल गिर रही है ऑन एन एवरेज। तो ऐसे में जो नेट रिटर्न रहेंगे उस FII के लिए वो कितने हो गए, 7% माइनस जो करेंसी डिप्रिसिएशन है 2-3%, 4% का ले लो, तो नेट उसको 4%, 3% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। जबकि US में से बिना किसी तकलीफ पे 5% के रिटर्न फिलहाल मिल रहे हैं बॉन्ड मार्केट में। तो ऐसे में वो तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं। तो शंकर शर्मा का यहाँ पर ये कहना है कि इंडियन बॉन्ड मार्केट में अगर बाहर का पैसा लाना है तो आपको बॉन्ड की यील्ड बढ़ानी पड़ेगी। RBI का जो रिटर्न है बॉन्ड पे वो 7% से कहीं ना कहीं 8, 8.5, 9% तक लेकर जाने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। फिलहाल मार्केट एक करेक्शन मोड में है और ऐसे टाइम में ज्यादातर इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यही समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर आप सही रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो ऐसे फेजेस आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट चांस देते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है इकाशी प्रो। इकाशी प्रो में रिसर्च का काम हमारा और इन्वेस्टिंग का डिसीजन आपका। हर महीने हम आपके लिए वेल रिसर्च स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी महीने स्टॉक में ज्यादा करेक्शन आता है तो उस केस में हम 2 स्टॉक्स भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और रिसर्च का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहते हैं तो इकाशी प्रो आपके लिए है। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। 6 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और 12 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इसी बीच शंकर शर्मा के रिएक्शन के बाद मार्केट में काफी सारे स्टेटमेंट्स आए। अब कुछ लोग शंकर शर्मा से अग्री कर गए कि ठीक है, हमें स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि जो भी लॉजिक उन्होंने बताया कुछ लोग अग्री कर गए, कुछ लोग डिसअग्री कर गए। डिसअग्री करने वाले लोगों में से कुछ लोगों का ये भी कहना था, कुछ कमेंट्स ये भी मैंने पढ़ी कि शंकर शर्मा खुद एक कॉन्ट्रा सेलर है, तो ऐसे में हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आप शंकर शर्मा का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो स्कैम 1992 वेब सीरीज आपने जरूर देखी होगी, जिस किताब पर ये आधारित है। जब मैंने उस किताब को पढ़ा था तो उसमें शंकर शर्मा का भी नाम आया था, उनकी वाइफ का भी नाम आया था, हालांकि वेब सीरीज में उसे दिखाया नहीं गया। तो शंकर शर्मा एक्चुअली, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ 1.5-2 महीने तिहाड़ जेल में भी थे। प्राइवेट प्लेसमेंट के आरोप में ईडी ने उन पर कार्रवाई की थी। तो थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड उनका अजीब भी रहा है, तो काफी सारे लोग डाउटफुल भी रहते कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ऐसे में किसी ने सीधा आशीष कचुलिया जी से पूछ लिया कि आप बताइए, आपको क्या लगता है, इस पर आपका क्या कहना है। तो मिस्टर कचुलिया ने उस व्यक्ति को, ऋषि नाम के व्यक्ति ने ये पूछा था उनसे, आशीष कचुलिया से। आशीष कचुलिया के बारे में आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ही इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टर जिन्होंने फ्यू लाख रुपीज से इन्वेस्ट करने की शुरुआत की और आज उनका पोर्टफोलियो 3000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और वो ये कहते हैं कि शंकर शर्मा ग्लोबल इन्वेस्टर है, उनके पास इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक इंडियन फ्रॉग हूँ और मैं इंडिया के ही कुएं में रहता हूँ। और आगे वो कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि बुल मार्केट इंडिया में ऑलरेडी अंडरवे है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनरली हमने कभी भी पैसा नहीं गंवाया है जब भी इंडियन स्टॉक्स में करेंसी क्राइसिस आई हो। तो उन्होंने आगे कहा कि टाइम्स चेंज हो जाएंगे, सेंटिमेंट चेंज होगी, वॉर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ी है, काफ़ी काबिल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में है। और लास्ट में आखिर में उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है। अब ऐसे में 2 तरीके के ओपिनियंस क्लियरली मार्केट में क्रिएट हो गए हैं। थोड़ा और डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, और आखिर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको सही में SIP स्टॉप करनी चाहिए या फिर उसे जारी रखना चाहिए। तो आगे हमने जो म्यूचुअल फंड का जो रिपोर्ट आया है उस डेटा को और खंगाला, पता करने की कोशिश की कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो पता चला कि फ्लेक्सी कैप में जो इनफ्लो था अप्रैल में वो 10,000 करोड़ का था, अगले महीने वो सीधा लिटरली हाफ हो गया है 5,000 करोड़ पर। बाकी मिड कैप में भी 40% तक फॉल देखने मिला है, मल्टी कैप, लार्ज कैप सब गिरे हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग लगी कि जो 11 की 11 कैटेगरीज आती है इक्विटी सेगमेंट में, सब में गिरावट है। एक में भी ऐसा नहीं हुआ है कि ठीक है अमाउंट बढ़ी है,
ये कुछ शॉकिंग चीज़ मुझे इस डेटा में लगी। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ मुझे ये लगी कि इंडेक्स फंड, जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग इंडेक्स फंड की बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें 80% का ड्रॉप आया है एक महीने में। 80% इज ह्यूज नंबर। तो सवाल सही में आने शुरू हो गए हैं कि क्या सही में लोगों ने डंप करना शुरू कर दिया है म्यूचुअल फंड्स को। तो उस जवाब को ढूंढते ढूंढते हमें कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा मिल गया। ठीक है, उस पर आने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको बता दूं कि जो गोल्ड ETF थे, जो काफ़ी ट्रेंड में थे पिछले 1-1.5 सालों से, उसमें भी जो नेट इनफ्लो है वो -725 करोड़ का है। अब वहाँ से भी लोगों ने पैसा निकालना एक्चुअल में शुरू कर दिया है। तो चाहे डेट फंड हो, इक्विटी हो, ETF, सारे के सारे डाउन ट्रेंड में है। और हमने देखा कि मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो ये है कि SIP में 40% इनफ्लो में क्रैश हुआ है, लेकिन जो हमने डेटा देखा वो काफ़ी अलग था। वो जो सिनेरियो मीडिया बता रहा है उससे अलग है। अब देखिए, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं 2 तरीके से डालते हैं, SIP करेंगे या फिर लमसम करेंगे। तो अगर आप SIP के नंबर देखेंगे मई मंथ में, तो वो है 30,954 करोड़। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये कि जो SIP के नंबर है वो उसमें हमें कुछ गिरावट नजर नहीं आई। इनफैक्ट SIP के नंबर वही के वही है 30,000 करोड़ के आसपास। जो गिरावट हमें नजर में आई कि पैसा लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, कि बहुत सारे लोग जो लमसम में इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर रहे हैं। अब जनरली होता क्या है कि अगर किसी के पास 50,000 1 लाख रुपए आ गए तो फटाक से जाते कि चलो भाई किसी म्यूचुअल फंड में मैं पैसा डाल दूँ, तो वो लोग यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। वो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं राजी नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम इस नेट आउटफ्लो का ये है कि SIP स्टॉपेज रेशियो, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो 100% के ऊपर चला गया है। इसका सिंपल ये मतलब है कि SIP बंद करने वाले, स्टॉप करने वाले लोग बढ़ गए हैं शुरू करने वालों से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लो रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है लुकिंग एट द करंट नंबर्स। और जनरली होता भी क्या है, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, मैं जो साइकोलॉजी समझता हूँ लोगों की, तो लोग किसी ब्रोकिंग ऐप में ओपन करते हैं, म्यूचुअल फंड देखते हैं और वो जनरली पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। पास्ट रिटर्न्स आप डेटा देखिए उठा के, जब पास्ट रिटर्न 20-25% रहते किसी म्यूचुअल फंड में, सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड एक ज़माने में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, सब लोग वहाँ पर भाग रहे थे। और फिर अलग अलग म्यूचुअल फंड का टाइम आया, फिर निप्पॉन का आया, फिर और भी प्लेयर्स आए मार्केट में, तो जो ज़्यादा रिटर्न्स देगा लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में लोग ये देख रहे हैं कि रिटर्न्स 10, 12, 15 से जा ही नहीं रहे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसमें से कभी डाउन टर्न देखा ही नहीं है, ये भी एक कारण है। और साथ ही मैंने आपको कहा कि SIP में इनफ्लो कंटिन्यू है, लगभग स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन लमसम में कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे उसके पीछे 2-3 कारण लगते हैं। एक तो पास्ट रिटर्न्स काफ़ी ख़राब है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 2-3 महीने में वॉर की वजह से जो फिर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी है, उससे एक इनविजिबल इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। सो मेनी पीपल ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कमिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि उसकी वजह से अब सरकारी डेटा में शायद वो डेटा ना आए और या नंबर वहाँ पर आपको काफ़ी छोटे दिखे, लेकिन एक्चुअल में चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। होटल वाले तो प्राइसेस बढ़ा देंगे, लेकिन फ्यूल प्राइसेस कम होने के बाद क्या वो कम करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली नो। और सिमिलरली अभी रिसेंटली फ्यूल प्राइसेस बढ़ी है। क्रूड ऑयल शायद वॉर में चल रहा है कि भाई MOU साइन हो गया है बिटवीन USA एंड ईरान। अब उसके बाद अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे भी आ जाती है तो सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, किसी सरकार ने कम नहीं किए कभी फ्यूल प्राइसेस को। तो यहाँ पर हमने दोनों तीनों साइड्स को देख लिया, शंकर शर्मा की साइड देख ली, मिस्टर कचोलिया की साइड देख ली, हमने MP का डेटा भी दिखा। इसमें मतलब जो कंक्लूजन आता है थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन मैं उसे अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मेरा ये क्लियर मानना है कि इंडिया में जो लार्ज कैप की रिटर्न्स है, मतलब हमेशा हमें दिखाया गया है कि सेंसेक्स के रिटर्न्स जो है वो 20-25 सालों में आप देखेंगे अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, 13% के आसपास के। लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखोगे तो वो अचानक से कम हो गए, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में काफ़ी गिरावट वहाँ पर आई है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियरली देख पा रहा हूँ, पर्टिकुलरली लार्ज कैप में, ये मेरा ओपिनियन सिर्फ लार्ज कैप के बारे में है, कि लार्ज कैप में जो भी बैंक्स हैं, आप इंडिया की टॉप की बैंक्स उठाकर देख लो, HDFC बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक है, देयर ग्रोथ रेट इज लेस देन 10%, 5% के आसपास है इनफैक्ट। मतलब अगर इंडिया की टॉप कंपनीज देखेंगे तो सब जगह मुझे एक चीज़ दिख रही है कि FMCG हो, उसमें HUL आती है, ITC आती है, ग्रोथ रेट आपको 7-8% की दिखेगी। IT सेक्टर देख लो, ग्रोथ रेट आपको 7-8% की दिखेगी। आप बैंकिंग देख लो, ग्रोथ रेट वहाँ पर भी कम हुई है। तो लार्ज कैप में मुझे लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पे ग्रोथ ही नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि यार यहाँ पे सही में शेयर प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि वो नंबर से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर लार्ज कैप में बहुत एक ग्रोथ स्टोरी आएगी और 13, 14, 15% के रिटर्न मिलेंगे। ऐसा मुझे जल्दी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ जल्दी होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो ग्राउंड लेवल पे देयर आर मेनी सेक्टर्स विच आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। आप रिन्यूएबल एनर्जी देखो, ग्रोइंग वेरी फास्ट। आप डेटा सेंटर के जो अंदर वाले प्लेयर्स हैं, या फिर AC सेगमेंट की हम लास्ट टाइम एनालिसिस कर रहे थे समर की वजह से, तो वहाँ पर भी जो प्लेयर्स है पूरे इकोसिस्टम में जो है, सप्लाई चेन में जो प्लेयर्स हैं, बिजनेस ग्रोथ इज़ वेरी गुड। ट्रांसफार्मर देखें आप डेटा सेंटर में तो वहाँ पर आपको नंबर्स अच्छे लगेंगे। आउट ऑफ मतलब फैक्ट्रीज ऐसी है कि उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है।
आप ईवी देख लो, सो ग्रोथ इज देयर। मतलब मैं ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करोगे तो दैट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट, कंपनीज आर आल्सो ग्रोइंग फास्ट। पर कहीं ना कहीं लार्ज कैप में वो चीज़ है, अगर आप यूएस में लार्ज कैप में देखेंगे, एनवीडिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, दिस कंपनीज आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, दे आर इन्वेस्टिंग। अभी देखिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे लार्ज कैप सेगमेंट में, उसके कई सारे कारण हैं। पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारी थिंकिंग कंजर्वेटिव हो गई है। ये सारी कंपनी जो बड़ी है, जो लार्ज कैप में है, सेंसेक्स में, निफ्टी में है, इनका फोकस फिलहाल मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंजर्व करके रखो, इसे स्पेंड मत करो, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ना किसी और पे। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बीच में कुछ ट्विटर पे मैं देख रहा था, कुछ थोड़ा एक डिबेट हो रहा था जहाँ पर मोहनदास पाई जो कि CFO थे इन्फोसिस के, उन्होंने ये कहा कि सरकार को एक AI का फंड लॉन्च करना चाहिए 50,000 करोड़ समथिंग से, और वहाँ पर हम AI का कुछ करें। अब लोगों का ये कहना था कि आपकी कंपनी हर साल, मतलब अगर आप इन्फोसिस का अगर आप डेटा देखें स्क्रीनर पे, इन्फोसिस का यहाँ पर डेटा देखेंगे तो इन्फोसिस एवरी ईयर इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 25-30,000 करोड़ रुपीस, और इस अमाउंट में से लगभग 20,000 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट हर साल डिविडेंड के तौर पे जा रहे हैं। शेयर बायबैक हो रहे वो अलग है। तो ऐसे में वो पैसा कहीं धंधे में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। अब जब भी डिविडेंड बांटे जाते तो सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही जाता है। बायबैक भी होता है तो मोस्टली प्रमोटर्स की उसका फ़ायदा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर सरकार को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन कंपनीज़ को भी अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। और अब तो रियलिटी हिट भी की है कि IT कंपनीज़ को पता चल चुका है कि यार हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो हमारी ग्रोथ कुछ नहीं हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर इंडियन कंपनीज़ का जो फोकस है वो यही है कि चलो डिविडेंड लो, कंजर्वेटिव खेलो और जो होगा देखा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कंपनीज़ ग्रो करेगी, ना ही वो कंपनीज़ अपनी इन्वेस्टर्स को ग्रो कराएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये शिफ्ट भी अभी ज़रूरी हो चुकी है लोगों की कि आप रैंडमली इंडेक्स फंड में जाके किसी भी सेक्टर पे पैसा डालने से बेटर है कि आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ग्रोथ कहाँ पर हो रही है। तो इंडिया में लार्ज कैप में तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन स्मॉल कैप और लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। तो बात रही है FIS की, निर्मला सीतारमन ने कुछ टाइम पहले ये एक स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, इसे आप जरा सुन लीजिए। FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. उनका कहना है कि FI आएंगे जाएंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो एक एब्जॉर्ब कर लेंगे इस पूरे प्रॉब्लम को, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा। FIS 16% पैसा FI का पूरे मार्केट में लगा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी कैपेसिटी रिटेल इन्वेस्टर की अभी है राइट नाउ। अब ठीक है, 1-2 साल पहले तक अगर आप बोलते थे तो ठीक था, अग्री था, लेकिन अभी नहीं है। अभी लोगों का पैसा काफ़ी ख़राब हो चुका है मार्केट में। 2 साल में कोई रिटर्न्स मार्केट में मिले नहीं है, और ये एक साइकिल भी है कि जब जब मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो इट इज़ फॉलोड बाय द काइंड ऑफ बेयर रन। ये थोड़ा लंबा ही चल रहा है ज़्यादा, और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने डीप में बाय इन द डीप करने की कोशिश की, लेकिन अभी कितना डीप जाए उस तरह की सिचुएशन है। तो काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेशन होना भी चाहिए, बिकॉज इसमें कई बार जो पॉलिसीज़ है वो उनका गलत इंप्लीमेंटेशन हुआ है, कंपनीज की जो थॉट प्रोसेस उसमें, तो अलग अलग 50 रीज़न है इसके पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिजनेसेस, जो सेक्टर्स एक्चुअल में ग्रो कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस भी अभी 1-1.5 सालों से काफ़ी दबी हुई है। और जैसे ही मार्केट अभी ग्लोबली ट्रम्प आने के बाद कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है। पहले वो टैरिफ वॉर था, उसके बाद अब ये ईरान वाला कुछ नया शुरू हो गया, अब कल कुछ नया शुरू हो जाता है तो पता नहीं। बट राइट नाउ अगर आपको लार्ज कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग देयर। और यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं शंकर शर्मा से अग्री करता हूँ कि जो बॉन्ड यील्ड है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर हमें रूपी करेंसी को डिप्रिशिएट होने से बचाना है तो। क्योंकि जितना ज़्यादा FI बेचते रहेंगे उतना करेंसी पर भी इम्पैक्ट होगा, और ओवरऑल इकोनॉमी पर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। सरकार को भी टैक्सेशन को लेकर बड़ी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, ताकि इंडियन इक्विटी मार्केट में एटलीस्ट FI का जो पैसा अभी है वो वैसा का वैसा रहे। और वही दूसरी ओर मैं मिस्टर आशीष कचोलिया से भी काफ़ी अलाइन करता हूँ कि इंडिया में काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हालांकि AI वाली जो वेव है वो मिस कर चुके हैं, वहाँ पर तगड़ा पैसा बनता इंडिया का भी, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो वेव तो मिस की है। लेकिन उसकी जो सेकेंड वेव है, मतलब उसका एक सब फैक्टर आप बोल सकते हो, डेटा सेंटर है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी है, और ऐसे कई सारे और सेक्टर्स हैं जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इमर्ज हो रहे हैं। तो उनकी तरफ अगर आप फोकस करेंगे और बने रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर ग्रोथ कंटिन्यू है कंपनीज़ की और शेयर प्राइस कुछ टाइम तक स्टैग्नेंट है, तो बाद में उस शेयर प्राइस को बढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। लेकिन अगर धंधे में ग्रोथ ही नहीं है, जैसे अगर आप देख लो लार्ज कैप में कंपनीज उठा के देख लो, धंधे में ग्रोथ ही नहीं है,
तो सेंसेक्स निफ्टी में भी ग्रोथ नहीं है, तो दैट मेक्स सेंस, ठीक है यार, धंधा ही नहीं ग्रो कर रहा है। लेकिन कई स्मॉल कैप और मिड कैप में बिजनेस आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, शेयर प्राइस इज नॉट ग्रोइंग एट ऑल, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, तो इसे कभी ना कभी बढ़ना पड़ेगा। तो ये बुल रन कब आता है, तो अगर मिस्टर आशीष कचुले कहते हैं कि इट इज़ अंडर वे, तो देखते हैं। और मैं तो एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ मिस्टर वॉरेन बफेट का, और मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो जहाँ पर दुनिया फियरफुल है तो मैं तो थोड़ा ग्रीडी हूँ, और लंबे टाइम से मैं इन्वेस्ट करते ही जा रहा हूँ। अब हालांकि मैंने भी गलतियाँ की है, मैंने लास्ट ईयर सितंबर के मार्केट को समझिया कि वो काफ़ी गिरा हुआ है, तो मैंने वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की, बाद में और मार्केट गिर गया, तो चोटें भी लगी है। लेकिन अभी भी जो नया पैसा आता है, आई ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर सो दैट कि जितना भी डीप है उसको मैं एवरेज करूँ। एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पता कर सकता, लेकिन उसको एवरेज करते करते हम आगे बढ़े। और जब रिकवरी होगी तो मार्केट का सीधा नियम है कि जो भी रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे मार्केट ने 15% की रिटर्न दी है, तो हर साल 15 नहीं देता है, किसी साल 0 है तो किसी साल 30% है, इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो 1-2 साल 3 साल की जो गैप है, ये आने वाले रिटर्न्स में कवर हो जाएगा। बट लार्ज कैप में ऐसा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लार्ज कैप में इनफैक्ट हमारा एवरेज जो 13-14% रहा है हिस्टोरिकली, मुझे लगता है कि वो जल्दी 10% के आसपास आ जाएगा। तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर ग्रोथ भी नहीं है। व्हाट आई वुड से कि फॉलो द ग्रोथ, जहाँ पर ग्रोथ लगती है वहीं पे इन्वेस्ट करो। वो ज़माना गया कि बाय एंड फॉरगेट एंड, क्योंकि वैसा होता नहीं है इंडिया में। आपको वैसी फिर थिंकिंग भी होनी चाहिए कंपनीज़ की कि चलो, अभी यूएस में जो बड़ी कंपनीज है दे थिंक वेरी डिफरेंटली। उनका ऐसा है कि आज हम बड़े बने हैं तो और बड़े कैसे बन सकते हैं। कुछ साल पहले तक हमें लगता था $100 बिलियन इज़ अ वेरी बिग थिंग, फिर कंपनी $1 ट्रिलियन बनने लगी, फिर एक बंदा ट्रिलियनियर बन गया। इस तरह की चीज़ें यूएस में पॉसिबल है, तो माइंडसेट भी वो होना चाहिए। तो लार्ज कैप कंपनीज़ में नहीं है, लेकिन इंडिया की स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में ज़रूर वो माइंडसेट काफ़ी हद तक है। तो जहाँ है वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, दैट्स ज़रूर। तो आई होप सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी। और जहाँ तक मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो और भी कम हो सकता है, बिकॉज मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी न्यूबी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कोविड के बाद में आए हैं। इस तरह का गैप उन्होंने कभी रिटर्न्स में देखा नहीं है, तो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और जायज़ सी बात है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेच सकते हैं, लेकिन उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ग्रोथ एरिया देखकर वहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि और डेटा सेंट्रिक कभी इन्वेस्टर्स को होना पड़ेगा, रादर दैन जस्ट बेटिंग रैंडमली एनीवेयर। तो यही मेरा ओपिनियन था। मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर करूँ। अगर ये ओपिनियन आपको पसंद आते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि एक फ्री डिस्कशन मेरे और आपके बीच में लगातार होता रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।